अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। राइट मैन फॉर द राइट जॉब। सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं कि किसी भी इदारे में उसकी असल कैडर से बाहर तकर्रुरी करना गैर आइनी तसव्वुर किया जाएगा, गैर कानूनी तसव्वुर किया जाएगा। मामला यह है कि बेशतर सरकारी जामियात में PhD होल्डर्स को रजिस्ट्रार, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन और डायरेक्टर जैसे ओहदों पर तैनात कर दिया जाता है। 9 दिसंबर 2025 सिंध हाई कोर्ट के हैदराबाद सर्किट बेंच ने हुक्म दिया कि किसी भी फैकल्टी मेंबर या PhD होल्डर को इंतजामी ओहदों पर काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, चाहे वो एडिशनल चार्ज की बुनियाद पर हो या ओपन पे स्केल के तहत हो। अदालत ने हुक्म दिया कि इन गैर कानूनी इंतजामात को फौरी ख़त्म करके मुस्तकिल बुनियाद पर पेशा वराना अफसरान की भर्ती का अमल 60 दिन के अंदर मुकम्मल किया जाए। अदालत का हुक्म हर हाल में बजा लाना है, लेकिन क्या ये ट्रांजिशन फेज इतना आसान होगा? हुक्म की तामील में वाइस चांसलर्स के लिए क्या क्या बड़े चैलेंजेस होंगे? क्या सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर सिंध हायर एजुकेशन का ये इकदाम सिर्फ सिंध की जामियात के लिए होगा? मुल्क भर की जामियात में इसकी कितनी ज़रूरत है? और सबसे बढ़कर ये कि ये पाबंदी सिर्फ सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए है या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पर भी ये पाबंदी आयद होगी? और इन सबसे बड़ा सवाल ये कि इस इक़दाम से पाकिस्तान में हायर एजुकेशन सिस्टम बेहतर होगा, हमारी यूनिवर्सिटीज़ आलमी सतह पर अपना मुकाम पैदा कर पाएंगी या ब्यूरोक्रेसी जामियात में भी अपने पंजे गाड़ देगी? आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में रजिस्ट्रार, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, क्वालिटी इन्वेस्टमेंट सेल जो कि QC कहलाता है, और ऑफिसर ऑफ रिसर्च इनोवेशन, ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन, और एक सिंध यूनिवर्सिटी कोड और दीगर मुतल्लिका एक्ट के मुताबिक ये तमाम ओहदे होल टाइम ऑफिसर्स के ज़ुमरे में आते हैं, जिसका मतलब है कि इन ओहदों पर काम करने वाला शख्स किसी दूसरे तदरीसी या तहकीकी सरगर्मी में मशगूल नहीं हो सकता। मौजूदा सूरत हाल में असातिज़ा एक ही वक्त में तनख्वाह प्रोफेसर की ले रहे हैं और काम रजिस्ट्रार का कर रहे हैं, जो कि सर्विसेज रूल्स की सरीहन खिलाफ वर्जी है। तो इसी तमाम मामले को आज हम डिस्कस करेंगे। अपने गेस्ट पैनल का आपसे तारुफ कराता चलो। इस वक्त कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इंजीनियर सज्जाद हुसैन शाह साहब, जो कि चेयरमैन हैं सिंध यूनिवर्सिटीज़ ऑफिसर्स फेडरेशन के। बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब। प्रोफेसर डॉक्टर इरफाना मल्ला, माफ़ कीजिएगा, इरफाना मल्ला ने भी हमें ज्वाइन किया, जो कि साबिक सदर हैं फपवासा सिंध की, फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि साबिक चेयरमैन HEC प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, जिनसे हम इन तमाम उमूर के ऊपर उनकी राय जानेंगे और जो है वो आगाही चाहेंगे और एक वे फॉरवर्ड क्या है इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो पहले बहुत शुक्रिया सर आपका भी। पहले जो चीज़ें मैंने सारी ब्रीफ की यहाँ पर, जो इस इक़दाम के ख़िलाफ़ हैं उनकी तरफ पहले चलते हैं, दैन उसके बाद जो फेवर में है उनकी तरफ, और उसके बाद फिर डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, साबिक चेयरमैन HEC की तरफ। जी इरफाना मल्ला, आप फरमाइएगा कि आप किस तरह से देख रही हैं हुकूमत के इस इक़दाम को, या फिर ज़ाहिर है कि अदालत का इक़दाम है और उसके बाद जो है सिंध हायर एजुकेशन ने यह फ़ैसला किया, क्यों आप लोग खिलाफ हैं इस इक़दाम के? पहले के कोर्ट के अंदर जो भी केस जाता है उसकी मखसूस सूरत हाल होती है, एक मखसूस पॉइंट्स के ऊपर प्ले की जाती है, तो इसलिए इसको पूरे पाकिस्तान के अंदर रिप्लिकेट करना अदालत के फैसले के रूल के भी खिलाफ है। और दूसरी अहम बात यह है कि हमारे अदालतों के इंतजामी मामलात में मुदाखलत कोई नई चीज़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2022 में एक डिसीजन दिया था कि जामियात के अंदर मुदाखलत कम की जाए और कोर्ट को ऑर्डर दिया था, तो वो फैसला भी जजेस हजरात को देख लेना चाहिए था। दूसरी ये बात है कि जब जजेस कहते हैं कि जामियात के अंदर असातिज़ा को रजिस्ट्रार नहीं लगना चाहिए, तो हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार कोई रीडर तो नहीं बनता, हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार जज ही होता है। कि जजेस को ये बात तो समझ में आती है कि कोर्ट के मामला को रेगुलेट करने के लिए जो ब्यूरोक्रेसी चाहिए वो LLP होनी चाहिए और जजेस होने चाहिए। तो जजेस हजरात को ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि जामियात हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो आला तालीमी इदारे हैं, वो रवायती स्कूल और कॉलेजेस नहीं है। इवन स्कूल और कॉलेजेस में भी जो इंस्पेक्टर कॉलेजेस लगते हैं, डायरेक्टर लगते हैं, वो कॉलेज के प्रोफेसर ही लगते हैं।
इसी तरह जामिया के अंदर भी आप पूरी दुनिया में चले जाएं, मैं पाकिस्तान की बात नहीं करी, आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी देख लें, मैं नॉर्वे में 2 साल रह के आई हूँ, वहाँ पे भी जो रेक्टर लगे हुए थे, जो मैनेजर लगे हुए थे, वो सारे के सारे हायर एजुकेशन के से वाबस्ता इंस्टीट्यूशन से प्रोफेसर हजरात ही लगे हुए थे। इसी तरह नहीं, लेकिन आप जो कंपैरिजन दे रही हैं, मेरे सामने भी पाकिस्तान और बांग्लादेश और भारत का है। बांग्लादेश और भारत में ड्यूल एंट्री है, वहां पर रजिस्ट्रार और कंट्रोलर जो है वो असातिज़ा भी हो सकते हैं और सीनियर जो आपको बात पे आ रही थी कि हमारे कोड जो है उसमें लिखा हुआ है, रजिस्ट्रार की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिखा हुआ है ऑफिसर ऑब्लिक टीचर, तो वो दोनों हो सकते हैं। उसके बाद जो ऑफिसर्स की लिस्ट है यूनिवर्सिटी एक्ट के, लेकिन बरतानिया में ऐसा नहीं है मैम, बरतानिया में ऐसा नहीं है। वहां पे असातिज़ा का जो इंतजामी ओहदों पर उसमें रोल बहुत महदूद है, बल्कि ना होने के बराबर है। इमरान साहब, मैं अपने कोड के मुताबिक बात करूंगी, जो जामिया सिंध का कोड है उसके अंदर जो अफसरान की लिस्ट है उसमें इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी अफसरान है, वाइस चांसलर भी अफसरान है और रजिस्ट्रार भी अफसर है। उसमें कैटेगोरिकली मेंशन किया गया है कि रजिस्ट्रार कैन बी टीचर और ऑफिसर। और दूसरी ये बात है, जब हम अफसरान की बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटी के अंदर 70 ग्रेड से अब जो अपॉइंटमेंट होती है वो ना होने के बराबर है। हमारे यहाँ लोअर ग्रेड में अपॉइंटमेंट होती है और प्रोमोशन से लोग 17 ग्रेड में जाते हैं। तो एक जामिया के अंदर इंतजामी बहरान भी बहुत ज्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से असातिज़ा को एडिशनल पोस्ट दी जाती है। उसमें ये कहा जाता है कि जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स हैं उनके वो पूरी इसलिए नहीं की जाती कि जनाब ये सारा इख्तिदार जो है वो असातिज़ा के पास रहे। काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है। नहीं, काउंटर आर्ग्यूमेंट अपनी जगह पे हर चीज का मौजूद है और हम आर्ग्यूमेंट में जाना भी नहीं चाह रहे। ये एक जामियात के का मुस्तकबिल का मामला है। हम बात ये करना चाह रहे हैं कि जामियात के अंदर कुछ पोजीशंस ऐसी हैं, जैसे डायरेक्टर ओरेक है, रिसर्च एंड इनोवेशन है, जैसे डायरेक्टर क्यूईसी है, ये वो जामियात की वो पोजीशन है जिसमें पीएचडी के बगैर रिसर्च ग्रेजुएट स्टडीज है, जो डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन है। इवन रजिस्ट्रार जो पोजीशन होती है वो डिग्री को साइन करता है, एमफिल की डिग्री हो, पीएचडी की डिग्री हो, वेरीफाई करता है। तो अगर आपका खुद जो बंदा वेरीफाई करेगा, सिग्नेचर करेगा, उसकी वो खुद पीएचडी नहीं होगा तो कैसे वेरीफाई कर सकेगा? नहीं, लेकिन आप मिसाल के तौर पे क्वालिटी इनहेंसमेंट के हवाले से चले जाए, एक प्रोफेसर अपने ही दीगर जो प्रोफेसर्स हैं उनकी क्वालिटी को किस तरीके से उसके ऊपर जज करेगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है। अच्छा, आपने अभी जहां तक नहीं डॉक्टर इरफान, अभी आपने, मैं ये कह रहा हूं कि अभी आपने जहां तक बात की ना, मैं इसी बात को जरा सज्जाद साहब की तरफ रखता हूं। जी सज्जाद हुसैन शाह साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं ये जो पॉइंट्स आए सारे? पहले तो इमरान भाई, मैं डॉक्टर इरफाना के इस जो रजिस्ट्रार वाली जो पोस्ट है इस पर इख्तलाफ करूंगा, क्योंकि कोड में क्लियर लिखा हुआ है कि होल टाइम ऑफिसर BPS 20, जो 20 की पोस्ट है तो 21 पे जो प्रोफेसर है वो हायर पोस्ट पर लोअर ग्रेड वाला नहीं आ सकता। बेसिकली ये फुल टाइम जो है ऑफिसर की पोस्ट है। दूसरी ये है कि आप पाकिस्तान के अभी गूगल सर्च करें, पाकिस्तान की कौन सी भी यूनिवर्सिटी है उसमें सब में आपको ये रजिस्ट्रार के जो पोस्टें हैं, जो एडमिन की पोस्टें हैं, ये हमारे पास दो, एक जो है एक है एकेडमिक सिस्टम है, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ज़ाहिर हम लोग टीचिंग तो नहीं कर सकते जाकर ना, तो जो जिनका काम है राइट पर्सन पोस्टेड ऑन राइट जॉब। तो ये कोर्ट का जो अभी मैं ज़्यादा तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये कोर्ट का जो डिसीजन है तो वो ज़ाहिर है हर एक को इम्पोज करना है। ये 2021 इम्प्लीमेंट करना, उसका इम्प्लीमेंट करना, ये 2021 में भी हुआ था। मैं आपको ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से, जामियात की तरफ से, इल्मुद्दीन बुलो साहब उस वक्त एडिशनल सेक्रेटरी थे यूनिवर्सिटी बोर्ड्स के, उस वक्त ये हमारे रजिस्ट्रार ने सेम लेटर निकाला था कि सब जितने भी हैं उनको OPS की चार्जों से हटाया जाए। नोटिस तो सिर्फ निकाला गया पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, अब हाई कोर्ट ने फैसला ये दिया है। ज़ाहिर है तो सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की वर्डिंग को देखकर जज साहब ने फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ये क्या गवर्नमेंट के जो डिसीजन होते हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट उन पर भी फैसला सुना सकती है। बाकी रही बात तो QC की बात, ये जितने भी पोस्टें हैं वहाँ पर अगर PhD ऑफिसर्स मौजूद हों तो ज़ाहिर उनको पहली प्रायोरिटी उनको दी जाए। अगर सपोज PhD ऑफिसर्स नहीं हों तो एट अ टाइम 2 चार्जेस नहीं दी सकते। पोस्ट एडवर्टाइज करके अगर कोई भी प्रोफेसर वहाँ उस पोस्ट पर आता है, जो ग्रेड उसकी जो लिखा हुआ है एज पर कोड में,
कोड के हिसाब से एडवर्टाइजमेंट अगर 21 ग्रेड का क्यूसी का होस्ट में नहीं सर, मैं जो बुनियादी चीज, आप टेक्निकलिटीज के अंदर जा रहे हैं, लेकिन मैं बड़ा बुनियादी सा सवाल ये कर रहा था। मैं चलूंगा जरा डॉक्टर मुख्तार अहमद की तरफ। सर फरमाइएगा, आप किस तरह से देख रहे हैं ये जो मामलात हैं ये क्या है? जब हम बात करते हैं राइट मैन फॉर द राइट जॉब, तो यहाँ पे तो कुछ मामला ही उल्टा नजर आ रहा है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। और माजरत के साथ मेरे दो कलीग बैठे हैं, डॉक्टर मला, वेरी लॉन्ग एसोसिएशन, हमने इकट्ठा काम किया। ये जो इंजीनियर साहब हैं, शायद इनसे भी मेरी मुलाकात हो, नाम याद नहीं आ रहा इस वक्त। मैं एक छोटी सी मिसाल से बात करूंगा। मैं जब पढ़ने गया कैलिफोर्निया, तो हमारे एक प्रोफेसर साहब को एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब ऑफर हो गई, तो हम बड़े खुश हुए और हमने उनकी पार्टी की। तो जब उनको बुलाया कि कुछ बोलें, तो उन्होंने पहली बात जी, अभी भी मेरे जहन में, मेरे दिमाग में वो गूंजती है, जब हमने कहा कि मुबारक हो माशाल्लाह प्रोफेसर साहब, आपको ये एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब ऑफर हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि आई नेवर थॉट आई वाज सो बैड प्रोफेसर। कोई भी प्रोफेसर कभी भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब नहीं लेता, टेक्निकली देखा जाए, क्योंकि प्रोफेसर की अपना एक स्टेचर है, उसका अपना एक काम है, उसको क्लरिकल जॉब में नहीं जाना चाहिए। अप फ्रंट मैं आपको बताऊं, मेरे ख्याल में बस बदकिस्मती ये है कि हमारी इन पोजीशनों के साथ, देखें, समझना है कि हमारे गवर्नेंस स्ट्रक्चर, हमारे कानून बुरे नहीं है, असल में मार हम खा रहे हैं जहां इम्प्लीमेंटेशन आती है। इशू ये है कि हर बंदा कंट्रोल फ्रीक बनना चाहता है। ये जो पावर्स हब बने हुए हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस है, कंट्रोलर ऑफिस है। मैं तो हमेशा डॉक्टर मला को याद होगा, लाइटन रोड में मैं इनके साथ जब बहस करता था, जब इनके एसोसिएशन से मिलता था, कि ये जो यूनिवर्सिटियों के अंदर VCR सिंड्रोम बन गया है, वाइस चांसलर कंट्रोलर रजिस्ट्रार, वाइस चांसलर ट्रेजर रजिस्ट्रार, VTR, इसकी वजह से बहुत से गवर्नेंस और क्वालिटी के इशू आ गए। तो मैं ये समझता हूँ कि इन प्रिंसिपल अगर प्रोफेसर किसी ने ऑप्शन किया, तो ही और शी शुड कंटिन्यू एज ए प्रोफेसर। व्हाई दे शुड गो फॉर रजिस्ट्रार जॉब, व्हाई शुड दे गो फॉर ट्रेजर जॉब, व्हाई शुड दे गो फॉर कंट्रोल ऑफ। हाँ, डायरेक्टर एडवांस स्टडी एंड रिसर्च बोर्ड, डॉक्टर मला की बात से मैं एग्री करूंगा कि उन्होंने रिसर्च को देखना, हेड करना है, उन्होंने उसमें एडवाइस करना है, तो वहाँ पे कोई अच्छा प्रोफेसर रिसर्च का जिसकी हो, उसको लगाना चाहिए। इवन ओरिक्स में भी अगर जिसको अगर ब्लेंड मिल जाए, जिसको एजुकेशन का भी, रिसर्च का भी पता हो और उसको बिजनेस का भी पता हो, उस तरह का किसी को लगाना चाहिए। लेकिन बाकी जो पोजीशंस हैं, रजिस्ट्रार, कंट्रोलर, डायरेक्टर, कोई इस तरह की चीज़ें जो जिसमें ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी प्रोफेसर को जाने की। यही वजह है कि हेलो जी बिल्कुल सुन रहे हैं सर आपको। यही वजह है कि जो हमारी बहुत सी मसाइल गवर्नेंस के यूनिवर्सिटियों के अंदर आ गए हैं, कि वो एक पंजाबी में हमारे यहाँ तो कहते हैं मासी वेड़ा बना लेना, कि वो वाइस चांसलर साहिबान शायद इतने कॉन्फिडेंस नहीं होते कि वो सिस्टम के साथ चलें, तो फिर वो अपनी टीम को साथ लगाते हैं। उसकी बात ये होती है कि फिर वो सिस्टम नहीं बनते। अदर साइड हमारे यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव की जो सेटअप है, उसमें भी फ्लॉज हैं कि ग्रेड 6 में बंदा आएगा, 7 में आएगा और 21 ग्रेड तक वही रहेगा, उसी नहीं बनना है रजिस्ट्रार, उसी नहीं बनना है कंट्रोलर, वो भी गलत है। तो चेक एंड बैलेंस एंड क्वालिटी को सामने रखते हुए चीजों को बैलेंस करना चाहिए। मेजर सर ये कहा जाता है कि अब जाहिर है कि जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट लेते हैं या दी जाती है, तो उसमें ये आर्गुमेंट दिया जाता है कि जनाब 30-35 साल का एक अरसा होता है यूनिवर्सिटी के अंदर, उस पूरे सिस्टम को, माहौल को जो है वो समझ लिया जाता है। तो ये कितना जरूरी है यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव में, अगर माहौल की बात करें और वहां पे ये जस्टिफिकेशन दें? नेचुरली देखें, मैंने अब माशाल्लाह 40 साल एजुकेशन में काम किया है, मुझे किसी फैक्ट्री में लगाएंगे तो मैं तो, सच्ची बात है, आई शुड नॉट टेक दैट थिंग, बिकॉज उसमें ये हो सकता है कि मैं उसमें गलतियां करूंगा। जो काम मुझे आता है, मुझे उसी को मुझे भी उसमें फोकस रखना चाहिए और उसी की तरफ जाना चाहिए, और अब लेने वालों को भी देखना चाहिए कि जिसका काम उसको साजे, जिसको, जैसे आपने कहा, राइट पर्सन एट द राइट जॉब। तो मेरा ख्याल है कि ये डिसीजन अच्छा है अगर इसको लेटर एंड स्पिरिट में देखा जाए। और सेम टाइम वो जो इनका स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनोग्राम और स्ट्रक्चर आगे बढ़ने के जो इनकी, क्योंकि फैकल्टी की तो हम हर दफ़ा सिलेक्शन बोर्ड करते हैं, तो टेक्निकली इधर भी सिलेक्शन बोर्ड होने चाहिए, ताकि सिर्फ ये नहीं है कि बस साल पूरे किए हैं और अपने घर का ही बंदा वो इन ब्रीडिंग कर करके चीज़ें मसाइल पैदा कर देते हैं, ताकि कॉम्पिटेंट लोग आगे आएँ और ताकि उस अदारे के लिए बेहतरी हो और मुल्क के लिए बेहतरी। ठीक है, ये इंतहाई अहम इशू जो है इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।
जी, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर इरफाना, अब ये मुझे बताइए कि सिंडिकेट का यहाँ पर क्या किरदार है, क्या स्टैचुरी बॉडीज़, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि आप इस मामले को लेकर जाएं और जो आपकी स्टैचुरी बॉडीज़ हैं वो इन तमाम पोस्ट को एकेडमिक पोस्ट डिक्लेयर कर दें, मामला ही ख़त्म हो जाएगा फिर। असल में बात यह है कि हमें दो चीजें समझनी पड़ेगी कि जामियात के अंदर ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस क्यों आए और स्टाफ गैप अरेंजमेंट के अंदर प्रोफेसर्स को क्यों अपॉइंटमेंट की गई। अव्वल बात तो हमें ये समझनी पड़ेगी कि जामियात के अंदर हायर ग्रेड्स में अपॉइंटमेंट होती ही नहीं है। उसके क्या असबाब है ये एक अलग स्टोरी है, लेकिन सिंध की जामियात के अंदर सबसे बड़ा क्राइसिस इस वजह से आया कि सिंस 2019 अप टू नाउ गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से अपॉइंटमेंट पे बैन है। कोई भी आप अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते विदाउट परमिशन ऑफ सिंध गवर्नमेंट। तो 6 साल से जामियात के अंदर अपॉइंटमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पोजीशन पे हो ही नहीं रही है। अब इतना बड़ा खिला आ गया है कि पूरी सिंध यूनिवर्सिटी का मैं मिसाल दूं कि 20 अफसरान 4 20 ग्रेड की पोस्ट है और वो 20 ग्रेड की भी इसीलिए रह गई है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगी क्योंकि ये नेशनल लेवल पे जा रहा है। तो इस तरह बाकी मुझे उम्मीद है कि बाकी जामियात में भी एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस पैदा हो गए हैं बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बैन किया हुआ। दूसरी अहम बात यह है कि जामियात में हायर एजुकेशन कमीशन की डायरेक्शन पे हमारे जो कोड है ये 1972 में हमारा ये एक पास हुआ है और जो यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन है वो अकॉर्डिंगली अपग्रेड नहीं हुई। तो बहुत सी पोस्ट जैसे और एक QEC है ये बाद में आई है, इंट्रोड्यूस हुई है और उनमें कैटेगरिकली जो उनकी क्राइटेरिया है वो लिखा हुआ है कि PhD हो और 10 साल टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंसेस हो। उसमें कोई दो राय नहीं है कि उसमें कोई ऑफिसर भी क्वालिफाई कर सकता है, कोई प्रोफेसर भी कर सकता है। ये बात बिल्कुल जायज है कि टेन्योर पोस्ट होनी चाहिए और 3 साल तक अपॉइंटमेंट एडवर्टाइजमेंट के थ्रू की जाए एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के ऊपर भी। लेकिन जैसे कि मैंने बयान किया कि अगर 10-10 साल बैन कर दी जाए गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से, अपॉइंटमेंट ना हो और 2015 से अप टू ना हो, हायर एजुकेशन कमीशन ने बैन किया हुआ है क्रिएशन एंड अपग्रेडेशन। तो ये जो सारे मसाइल हैं उसमें जो ठीक है, ये दोनों पॉइंट पहले जरा सज्जाद साहब की तरफ रखता हूं कि क्यों एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस है सिंध की जामिया और ये सिर्फ सिंध में। पहले तो मैं डॉक्टर मुख्तार साहब को थैंक्स करूंगा जिसने एक रियलिटी बयान की है। दूसरी मैं डॉक्टर इरफान से भी इस बात पर मैंने ऑलरेडी ये कह चुका हूँ कि जो मखसूस पोस्ट्स हैं उस पोस्ट पर एडवर्टाइज़ की जाए, उस पोस्ट पर डायरेक्ट अपॉइंट चाहे ऑफिसर आ जाए चाहे कोई भी आए, पर कम से कम जो टीचर है वो एक साइड छोड़ के फिर उस पोस्ट पर आ जाए जिस पर एलिजिबल है। बाकी जो एक्चुअल जो पोजीशन से हैं, एक्चुअल मादरत के साथ मैं ये एक बात कहना चाहूँगा कि तकरीबन 15-20 साल से 10-15-20 साल से जो ये सिस्टम चल रहा है। बाकी जितना तक ये आप कह रहे हैं कि शॉर्टेज आई है ऑफिसर्स की, तो मैं बिल्कुल कुछ ऑफिसर्स हमारे हैं जो लोअर ग्रेड से नीचे आते हैं, ज़ाहिर है उनका भी प्रोमोशन हक है, जिनकी लाइफ सर्व करते हैं उनका भी। पर काफ़ी चीज़ें जैसे मैं एज इंजीनियर भी हूँ, मैं अपनी पोस्ट पर डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट के थ्रू 2012 में अपॉइंट हुआ था, थ्रू सिलेक्शन बोर्ड और थ्रू प्रोसेस के अपॉइंटमेंट हो। तो ऐसे नहीं कि सारे अफसर जो है वो नहीं है, सारे काफ़ी अफसर हैं हमारे जो थ्रू सिलेक्शन बोर्ड और थ्रू एडवर्टाइजमेंट के आए हैं और बिल्कुल काबिल अफसर हैं। उनको कम से कम अपनी पोस्टों पर काम करने दिया जाए ना। कौन नहीं देता काम करने? असल बात ये वजह ये है कि थोड़ी तल्ख बात है, पर मैं बात कहूँगा कि हमारे यहाँ मैं खुद एक एसोसिएशन को लीड करता हूँ। डॉक्टर इरफान मल्ला भी उसके लिए भी रेस्पेक्ट है, रिगार्ड है, हमने साथ काम किया है। और बात ये है कि तकरीबन आई थिंक के 2012 से डॉक्टर नज़ीर मुगल साहब आए थे वहाँ पर वाइस चांसलर। अभी तो वो अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। कुछ क्राइसिस हुए उस वक्त में, साईं डॉक्टर साहब के वक्त में पोस्ट से एडवर्टाइजमेंट हुई, बाकायदे ऑफिसर्स के प्रमोशन भी हुए, राइट्स भी हुए। और मुसलसल डॉक्टर इरफाना साहब जो है वो सिंडिकेट की मेंबर उस वक्त से स्टिल अभी तक वो हैं। असल मेन टीचिंग फैकल्टी में ये है कि सारे तकरीबन जितने भी 4 तो आप लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर AP 4 तो ये सीटें हैं इनकी, 2 हैं इनकी सिंडिकेट की सीटें, एक है डीन की सीट, दूसरी है PVC की सीट। तो 8 मेंबर तो तकरीबन सिंडिकेट के अंदर ये मतलब हो गए हैं। तो ज़ाहिर है रजिस्ट्रार की एक मेन पोस्ट एक होती है, तो वो उनकी यही कोशिश यही होती है टीचिंग फैकल्टी की कि हमारा रजिस्ट्रार अपॉइंटमेंट
अपॉइंटमेंट हो, क्योंकि सारा प्रोसेस एडमिनिस्ट्रेशन का, उनके प्रमोशंस की जितनी भी लाइनें जाती हैं वो थ्रू उस ऑफिस से होती है। तो उनका मैं ओवरऑल एक यूनिवर्सिटी का नहीं कहता हूँ, मोस्टली सब यूनिवर्सिटीज़ का। डॉक्टर मुख्तार, मुझे तो बाज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि फिर ये रजिस्ट्रार की जो पोजीशन है ये अपने इंटरेस्ट को महफूज करने के लिए ये कुछ इस तरह से है, ये पावर गेम है यूनिवर्सिटीज के अंदर। डॉक्टर साहब ऐसा ही है। लेकिन डॉक्टर मलाह साहबा ने एक बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है, उसको जरूर एड्रेस करना चाहिए। जो अगर तो पोजीशन पे अपॉइंटमेंट पे बैन है तो फिर तो मजबूरी होगी वीसी की भी कि उन्होंने किसी न किसी को चार्ज देना है, तो वो नहीं होनी चाहिए। रूटीन में प्रोसेस यूनिवर्सिटियों को, मैं जो ऑटोनॉमी यूनिवर्सिटियों की, मैं हमेशा उनका उसके लिए मैं फाइट भी करता रहा हूँ अपने अदारों के लिए कि इनको काम करने दें। और ये नहीं हो सकता कि आप उधर बैठे हैं वली बन गए, हम इधर बैठ के चोर बन गए। हर एक को एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस के साथ लेके चलना चाहिए और सिस्टम के तहत काम कर। रजिस्ट्रार की पोजीशन और ट्रेयर और कंट्रोलर, ये तीन पोजीशन बड़ी की पोजीशन है। जिस तरह मलाह साहबा ने कहा कि ये प्रिंसिपल सीट वो आते हैं, ऑफिसर जिनको कहते हैं, कि जिनके पास स्टैट्यूटरी रिस्पांसिबिलिटी और पावर है। जिस तरह रजिस्ट्रार इज द कस्टोडियन ऑफ सील, उसने सारी एडमिनिस्ट्रेशन चलानी है, उसने प्रमोशन केसेस लेके जाने हैं, उसने सिंडिकेट का इजलास को प्रोसेस करना है, उसने एकेडमिक काउंसिल के इजलास को कराना है। तो दैट इज नेचुरल, इट इज द पावर बेसिकली, जिसकी वजह से बहुत से मेरी तरह के प्रोफेसर शायद चाहते हो कि हमें ये पोजीशन अपने हाथ में रखनी चाहिए जस्ट फॉर टू प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन ये गलत प्रिंसिपली, ये अगेंस्ट दी गवर्नेंस रूल, जो बेसिक गवर्नेंस है, जो उसके खिलाफ होता है। जिसका काम है उसको करने दे। अगर वो बंदा ठीक नहीं है या बंदी ठीक नहीं है तो उसको बेशक सिस्टम में रखें कि उसको फारिग कर दें। रेलेवेंट बंदों को रखें, उनकी ट्रेनिंग कराएं, उनको एक्सपोजर दें ताकि अपना अपना काम करें। जब एक प्रोफेसर रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी ले लेगा तो ना वो प्रोफेसर है ना वो रजिस्ट्रार है, क्योंकि रजिस्ट्रार के लिए एक डिफरेंट किस्म का आपको चाहिए बैकग्राउंड। और प्रोफेसर का जो अपना रिसर्च का काम है, एजुकेशन का काम है। मैं आपको क्या बताऊं, आप इस वक्त वाकई नेशनल लेवल पे ये टीवी प्रोग्राम जा रहा होगा कि टेन्योर ट्रैक, डॉक्टर मल्ला को भी पता है कि टेन्योर ट्रैक स्पेशल इंसेंटिव के साथ एक फ्रंट लोडेड हमने सैलरी स्ट्रक्चर के साथ शुरू किया। बहुत सी यूनिवर्सिटियों में टेन्योर ट्रैक पे प्रोफेसर आके, जिनमें ये प्रूवीन ही नहीं है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब इनको ले सकें, तो वो रजिस्ट्रार के तौर पे काम करते रहे और कोई रिसर्च कुछ भी नहीं है और साथ साथ ये सैलरियां भी लेते रहे। ये अनफॉर्चुनेटली दिस इज दी जो गैप्स हैं हमारी गवर्नेंस स्ट्रक्चर के, उसको एड्रेस करना चाहिए। यही वजह है कि मैं अपना टोटल, मैडम को भी याद है सबको, कि 3 टर्म में चेयरमैन रहा हूँ, ईडी रहा हूँ, मेंबर रहा हूँ। हमेशा मुझे सवाल करते थे कि इश्यूज क्या, मैं कहता था गवर्नेंस, क्वालिटी गवर्नेंस, ये 2 इशू हमारी यूनिवर्सिटियों के ठीक हो जाएं, चीजें बेहतर हो जाएं। जी डॉक्टर इरफाना, क्या कहेंगी आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात करेक्ट करना चाहती हूँ। जैसा जाज शाह साहब ने बात की, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के अंदर अगर 10 साल पुराने देख लें तो 12 साल तक हमारे रजिस्ट्रार ऑफिसर्स रहे, 2 साल हुए कि टीचर्स को एडिशनल चार्ज दिया गया है इन लास्ट 12 ईयर्स। तो 12 साल में भी आप कारकर्दगी उठा के देख लें। दूसरी हमारी, मैं दोबारा यही कहूँगी कि हमारी खुद ख्वाहिश है कि ऑफिसर्स अपॉइंटमेंट हो जाए। 17 ग्रेड से वो बंदे आए जिनकी रिलीवेंट क्वालिफिकेशन हो। अगर कोई आप ऑफिसर्स का एग्जाम ले और एक एप्लीकेशन ना लिख सकें और वो 18 ग्रेड में आ जाए, तो ये जामियात के लिए और जामियात के जो लीडर्स हैं जिनको चलाना होता है उनके लिए चैलेंज बन जाता है कि इदारे को कैसे चलाएं। हमारी खुद ख्वाहिश है कि टेन्योर पोजीशंस पे लोग अपॉइंट हो और प्रॉपर्ली क्वालिफाइड हो, क्योंकि जामियात को चलाने के लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन की अर्जेंसी है, जरूरत है, वो जरूर पूरी की जाए। और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये है कि हम यही चाहेंगे कि अभी पोस्ट ये डिसीजन आया है तो पहले भी पोस्ट एडवर्टाइज हुई है, इमीडिएटली एडवर्टाइज करके जो बंदे इसके लिए क्वालिफाइड है वो अपॉइंट किए जाए। दूसरी ये बात है कि ये कहना कि प्रोफेसर वर्सेस ऑफिसर, ये डायकोटॉमी जो है ये बाइनरी है, ये इदारे के लिए नुकसानकार है। हम सब एक जामियात से जुड़े हुए हैं और हम एक दूसरे को स्ट्रेंथन करने के लिए बैठे हुए हैं। हमारे अमंग अस कोई कंपटीशन नहीं है, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। एक बात दूसरी भी मैं कहना चाहूंगी कि ये जो पोजीशन है कि असातिज़ा एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे काम नहीं कर सकते, दिस इज चैलेंजेबल। बहुत सी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन है, जैसे मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। नहीं तो आप अगर चैलेंजेबल है तो आप चैलेंज क्यों नहीं करते? आप चले जाएं, हायर फोरम पे चले जाएं, चैलेंज करें। हम जाएंगे हायर फोर्म पे, चैलेंज करेंगे, क्योंकि कोर्ट को भी प्रॉपर अगर गाइड नहीं किया जाएगा तो डिसीशंस बहुत से ऐसे आ जाते हैं जिनके रिव्यू होते हैं और इसका भी होगा। जैसे बहुत सी चीजें इस फैसले के अंदर तो ये है कि आप ग्रेजुएट को भी हटा दें, आप और एक को भी हटा दें, क्यूईसी को, प्रोवोस्ट को हटा दें, फला को हटा दें। बहुत सी ऐसी पोस्टें जो सेरेमोनियल है,
जिसपे असातिज़ा को कोई फायदा नहीं, लेकिन असातिज़ा का हम बेसिकली जामियात स्टूडेंट के लिए बनी है, प्रोफेसर भी स्टूडेंट के लिए बैठे हुए हैं, तो हमारी जो प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टूडेंट को अप्रोप्रिएटली हैंडल करना है। ठीक है, ठीक। मैं इन्हीं मौज़ूआत को इन्हीं इससे जुड़े कुछ और भी सवाल है मैं आगे लेकर चलूंगा। पूरा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। सज्जाद साहब, वो जो बात की जा रही थी इस वक्त के रेलिवेंट क्वालिफाइड ऑफिसर्स कहाँ से लेकर आएंगे जनाब? जो क्वालिफाइड आपकी जो क्वालिटी इन्हेंसमेंट सेल है QEC और इसके अलावा आपके और एक में एक ये पोस्टें एडवर्टाइज की जाएं। एडवर्टाइजमेंट पर अगर ऑफिसर कम्पीट करता है तो ऑफिसर आ जाए और अगर फैकल्टी मेंबर करता है तो ऑफिसर पर एक साइड वो छोड़ के आ जाएगा। वहाँ पर एक साइड पोस्ट पे एट ए टाइम 2 चार्जेस नहीं ले सकता, या तो पढ़ाए जाकर या एडमिन पे आके बैठे। एडमिन में आके बाकी दूसरी बात ये मैं क्लियर करता जाऊँ कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा 2019 के बाद कोई सिलेक्शन बोर्ड नहीं हुआ या ये चीज़ हुई, तो हमारा एक्स वाइस चांसलर डॉक्टर सदीक अलोडो साहब, उसके वक्त में बिल्कुल जो है वो सिलेक्शन बोर्ड हुआ, पर ओनली फॉर फैकल्टी मेंबर्स हुआ है, उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन वालों का नहीं हुआ। उसमें भी जिनके असल में माजरत के साथ जो उस्ताद एक हमारे पास जो है मेन एसोसिएशन है, हर एक का अपना ग्रुप होता है जैसे, तो उसमें भी काफ़ी उस्ताद हैं अभी भी वो जो एबल भी थे और उनको फुलफिल रिक्वायरमेंट को करते थे, वो भी कोर्टों में 2-3 तो मेरे सामने मैंने भी ये केस दाखिल किया हुआ था, तो वहाँ पर दो ऐसी लेडी प्रोफेसर्स हैं, 2-3 हैं, दूसरे भी हैं दोस्त, वो अभी भी अपने प्रमोशन के लिए ड्यू प्रमोशन के लिए फिर रही हैं, उसको अपना राइट नहीं मिल रहा है। तो एक वन साइडेड के जितने उस्ताद थे उनको तो प्रमोशन हो गए उस वक्त में, जो मतलब न्यूट्रल किस्म के या दूसरे जो प्रोफेसर थे उनको भी अपने जो वो हुकूक से जो है वो महरूम किया गया है, वो भी कभी कोर्टों के चक्कर खा रहे हैं। डॉक्टर मुख्तार, मैं तो सर पकड़ के बैठ जाऊं कि हमारे यहाँ आला जो HEC है और उसके अंडर जो जामियात हैं उनके अंदर हो क्या रहा है ये सर? अच्छा, ये जो मैडम मल्ला साहिबा ने 2-3 दफा HEC का नाम लिया, आई थिंक लेट मी बी करेक्टेड, ये सिंध HEC की बात कर रही थी, क्योंकि फेडरल HEC ने कोई उस तरह की एक्शन नहीं सजेस्ट किए थे जो वो फरमा रही थी, ताकि थोड़ी सी आम पब्लिक को भी क्लैरिटी हो जाए। अच्छा, मजे की बात है कि बड़े लेकिन फेडरल HEC का लेटर आया है, द बैन ऑन कंप्लीट बैन ऑन क्रिएशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ पोस्ट। किसकी? फेडरल पूरी जामियात के अंदर ये लेटर आया हुआ था, फेडरल हेग का है, सिंध हेग का नहीं। क्या अपग्रेडेशन का और क्या क्रिएशन ऑफ पोस्ट? क्रिएशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ पोस्ट को बैन किया गया था। देखिए डॉक्टर साहब, लेट्स नॉट मिक्स थिंग। बेसिकली वो जब फाइनेंशियल ऑस्टेरिटी मेजर आए तो गवर्नमेंट पाकिस्तान ने इंस्ट्रक्शन इशू की, हमने आगे कन्वे की कि इस वक्त फाइनेंशियल कंस्ट्रेन है, तो पैसों जब नहीं है तो आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो कोई नई पोस्ट ना क्रिएट करे, लेकिन हमने कभी किसी को नहीं रोका अगर किसी के अपने रिसोर्सेज हैं। डॉक्टर साहब रास्ता तो वहीं से दिखाया गया ना हमेशा। एक बड़ी वजह ये भी होती है कि जनाब फाइनेंशियल कंस्ट्रेन है, यूनिवर्सिटीज के पास बजट नहीं है, जो इतने क्वालिफाइड। ऐसा नहीं है। देखें, यूनिवर्सिटीज ऑटोनोमस है, जो गवर्नमेंट पाकिस्तान बजट देती है, वेरी आई शुड से 20-30% जो इनकी टोटल रेकनिंग का सेटअप होता है वो 30%, किसी यूनिवर्सिटी को 40% डिपेंडिंग ऑन दिस टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी, तो इतना कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से होता है। बाकी तो ये खुद अपने रिसोर्सेज जनरेट करते हैं, फीसें लेते हैं, फिर सिंध गवर्नमेंट से भी पैसे इनको अच्छे भले मिलते हैं माशाल्लाह। इनको सिंध को तो मेरा ख्याल है फाइनेंशियल यूनिवर्सिटियों को फाइनेंशियल मसले नहीं होने चाहिए। मैं वापस आता हूं, जो बेबी केस बात कर रहे थे कि इतने केसेस हैं, एक बड़ी हमारे लिए भी क्वेश्चन मार्क है, हमारे लिए भी, आप सब के लिए, यूनिवर्सिटियों के लिए भी, कि पाकिस्तान की चले इस वक्त, क्योंकि सिंध को हम आप डिस्कस कर रहे हैं, तो सिंध की किसी एक यूनिवर्सिटी के कोर्ट केसेस ले रहे हैं, और जिन मुल्कों की हम मिसालें देते हैं कि यूरोप में ये हो रहा है, फलाने हो गया, उसमें मेरा ख्याल है उनकी सारी यूनिवर्सिटियों के इतने कोर्ट केसेस नहीं होंगे। दैट इट सेल्फ इज स्पीकिंग वी हैव द बैड गवर्नेंस इन आवर सिस्टम। ये साबित करता है कि हमारी इंस्टीट्यूशंस के अंदर गवर्नेंस प्रॉपर नहीं है, यही वजह है। और मैं इसमें एक्सेप्शन HEC को भी शामिल करूंगा, HEC के अंदर भी कोर्ट केसेस हो रहे हैं, सिंध HEC में भी हो रहे होंगे, बाकी जगहों पे भी हो रहे हैं, लेकिन फेडरल में बहुत सारे इस तरह के मसाइल हैं। ठीक है, तो ये डॉक्टर साहब की एक बात डॉक्टर साहब मैं आपको करूंगा, ये कोर्ट केसेस के जो बात आ रही है,
तो कोर्ट केसेस में हमारे पास तकरीबन 4 से 5 लीगल एडवाइज़र हैं, पर मंथली 15 से 20 लाख रुपया उनके जाता है। कुछ वकील तो ऐसे वहां पर किए गए हैं जो बिल्कुल हाई कोर्ट से भी सुप्रीम कोर्ट के रिजेक्ट किया गया है। अभी लेट्स नॉट स्कोर दैट और स्कोरिंग ना करें एक दूसरे के खिलाफ। डॉक्टर साहब मैं इस बहस को जरा समेटते कोई भी खिलाफ नहीं है। इशू जो है ना इसको एड्रेस करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि राइट पर्सन एट द राइट जॉब होना चाहिए। गवर्नमेंट को अलाउ करना चाहिए यूनिवर्सिटियों को कि वो सिलेक्शन बोर्ड करें टाइमली और प्रॉपर लोगों को लेके आए। 3-4 पोजीशन है की यूनिवर्सिटीज की जिसमें नेचुरली एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होना चाहिए, उसमें एकेडमिक स्टाफ को, या तो आप वाली बात सही है कि नौकरी छोड़ के आके रजिस्ट्रार बन जाए, ठीक है, उनकी चॉइस है अगर वो इस लेवल पे आना चाहते हैं। डॉक्टर साहब एक मेरा सवाल यहाँ पे ये रख ले, मैं आप ही की तरफ हूँ। ये मुझे ये फरमाइए कि ये सिर्फ सिंध की जामियात के लिए होना चाहिए, पूरे पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए, और फिर क्या सरकारी जामियात के लिए? नेचुरली मैं तो मुझसे पूछेंगे तो मैं तो कहूंगा पूरे पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। ओके, और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर भी ये चीज होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। देखें, जब हम कहते हैं कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के जो है वो इक्वल उनको गवर्नेंस और एकेडमिक स्टैंडर्ड मीट करने चाहिए, तो फिर करने चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए, 1 यार्ड स्टिक होनी चाहिए। ठीक है। मिस इरफाना, जरा लास्ट मैं चाहूंगा कि अब आप एक मिनट आपके पास है, प्लीज। जी, मैं ये बिल्कुल इस पोजीशन पे यकीन रखती हूँ कि गवर्नेंस को बेहतर होना चाहिए और राइट पर्सन टू राइट जॉब होना चाहिए, और जब राइट पर्सन नहीं मिले तो स्टाफ गैप अरेंजमेंट की गुंजाइश होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट जो है ये सिर्फ महीनों तक इसको बर्दाश्त किया जा सकता है, महीनों तक ही बर्दाश्त किया जाना चाहिए, इसको दिहाइयों तक नहीं होना चाहिए। एक लास्ट मिनट में भी आपसे बहुत बहुत शुक्रिया, मैं भी आपसे लूंगा रिक्वेस्ट ये है, मैं डॉक्टर मुख्तार साहब से ये क्वेश्चन है कि एक प्रोग्राम जो है वो एमफिल टू लीडिंग प्रोग्राम यहाँ पर हैक ने किया था, वो 2000 उसकी वेबसाइट पर ये पेपर पड़ा हुआ है कि 2015 से वो प्रोग्राम खत्म हो चुका है। सर ये इसको हम किसी और प्रोग्राम में आप जरूर डिस्कस कीजिएगा, फिल वक्त जो टॉपिक में लेके चल रहा था उसी बस मैं आखिरी मेरी ये है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं ये है कि कोर्ट की इंप्लीमेंट ऑर्डर्स की जाए, बिल्कुल, बस जाहिर है कि जो है वो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन एक ये जो ट्रांजिशन फेज है इसमें जो चैलेंजेस हैं वो भी ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से होनी चाहिए। अदरवाइज सफ़र क्या करेगा, सिर्फ तालीम करेगी और कुछ नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुख्तार आपका भी, इरफाना मल्ला साहिबा आपका भी, और सजाद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।